नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। अब देश में रेल बजट अलग से पेश नहीं होगा। कैबिनेट ने अलग से रेल बजट पेश करने की व्यवस्था खत्म करने और इसे आम बजट में मिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब अगले साल से एक ही बजट पेश होगा, लेकिन सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इससे क्या बदलेगा। हम यही बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे शो में, वन नेशन वन बजट, और उनसे हम चर्चा करें। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। Madam Speaker, I rise to present before this August House the statement of estimated receipts and expenditure for the year 2016-17 for the Indian Railways. Let me begin with a couple of personal experiences. रेल मंत्री सुरेश प्रभु का ये बजट इतिहास में दर्ज हो गया है। रेलवे का ये आखिरी बजट बन गया है जिसे अलग से पेश किया गया है, क्योंकि अब रेल बजट आम बजट का हिस्सा होगा। रेल बजट को आम बजट में मिलाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस आने वाले वर्ष से रेल बजट और जनरल बजट अमैलगमेट होंगे। There will be only one budget, which will be the general budget. अगले बजट से रेल बजट के सभी प्रस्ताव आम बजट में शामिल कर दिए जाएंगे। बावजूद इसके रेलवे एक अलग इकाई का अपना रुतबा बनाए रखेगी। रेल बजट के आम बजट में मर्जर के बाद भी रेलवे की ऑटोनॉमी बरकरार रहेगी, यानी नई ट्रेन चलाने और यात्रियों को नई सुविधाएं देने से जुड़े फैसले रेलवे पहले की तरह लेता रहेगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत रेलवे के वित्तीय अधिकार भी बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों की तरह रेलवे को भी बजटरी सपोर्ट देता रहेगा। रेलवे को अब डिविडेंड देने की जरूरत नहीं होगी। मर्जर से रेलवे को 10,000 करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी। रेलवे की जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है द डिपार्टमेंटली रन कमर्शियल एंटरप्राइज इट विल बी बरकरार रहेगी, जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा। फाइनेंशियल पावर रूल्स पावर जनरल मैनेजर डीआरएम को जो आज हमें उनको दे के रखे, वो भी उसी तरह से बरकरार रहेंगे। रेलवे को जो डिविडेंड देने की बड़ी लायबिलिटी होती थी 10,000 करोड़ से भी ज्यादा, वो भी देने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही कैबिनेट की बैठक में बजट की तारीख बदलने पर भी विचार हुआ। सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश कर सकती है। अभी तक फरवरी के आखिरी वर्किंग डे को बजट पेश किया जाता रहा है। इससे बजट की प्रक्रिया 15 मई के आसपास पूरी होती है, लेकिन बजट को 1 महीने पहले पेश करने से इसकी प्रक्रिया वित्त वर्ष शुरू होने के पहले पूरी हो जाएगी और मंत्रालय वित्त वर्ष की शुरुआत से ही खर्च करना शुरू कर पाएंगे। बजट डेट और बजट सेशन को एडवांस करने के पक्ष में है, लेकिन इस आने वाले वर्ष में जो स्टेट असेंबलीज का कैलेंडर होगा इलेक्शंस का, उसको मद्देनजर देखते हुए उसकी स्पेसिफिक डेट सरकार तय करेगी। दोनों बजट के मर्जर से रेल बजट अलग पेश करने की 92 साल पुरानी परंपरा खत्म हो गई है। ब्रिटिश रेलवे इकोनॉमिस्ट विलियम एथवर्थ के सुझावों के बाद 1924 से रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। उस वक्त कुल बजट का 70% हिस्सा रेलवे का होता था, लेकिन आज हालात अलग हैं और कई मंत्रालयों का बजट रेलवे से ज्यादा है। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल है। मेरे साथ एसके विजय, फॉर्मर मेंबर रेलवे बोर्ड, निपुण मेहता हैं, सीईओ ब्लू ओशन कैपिटल, एस नारायणा साहब होंगे, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी मेरे साथ फोन पे, यशवंत सिन्हा होंगे, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मेरे साथ फोन पे, और मेरे सहयोगी समीर दीक्षित होंगे मेरे साथ। समीर, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। समीर, तो ये माने कि अब तो रेलवे बजट आएगा नहीं, अब एक बजट आएगा जिसमें रेलवे के बारे में भी वित्त मंत्री बता देंगे कि क्या वो दे रहे हैं रेलवे को, कितना खर्चा और कितना आमदनी का टारगेट वगैरह है। लेकिन आपकी बात हुई होगी रेलवे मंत्रालय में लोगों से, अधिकारियों से, या जो ऑफिशियल्स हैं उनका क्या कहना है, वो इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, रेलवे मंत्रालय में खासकर इस बात को लेकर बहुत पहले से ही चर्चा होनी शुरू हो गई थी और वो इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे थे कि रेलवे बजट अब फाइनेंस बजट या फिर जनरल बजट के साथ शामिल हो जाएगा और इसको लेकर कोई खास अलग तरीके की प्रतिक्रिया नहीं है। सब लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि रेलवे बजट उसमें मर्ज हो जाएगा। इसके प्लस और माइनस अगर देखें तो देखिए,
प्लस उसका यही है कि जो अब तक राजनीतिकरण रेलवे बजट की आड़ में होता आ रहा था वो अब नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूसरे पहलू से देखें तो रेलवे बजट जब अलग पेश होता है तो लगातार रेल मंत्री पे एक दबाव होता है कि वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपना पेश करता रहे संसद में, और दूसरा ये कि हर बार उनको बजट में लोगों के लिए कुछ नया लेकर आने का एक प्रेशर बना रहता है कि वो क्या नई सुविधाएं देने जा रहे हैं, क्या नई ट्रेन देने जा रहे हैं, किराए को लेकर अक्सर नज़र बनी रहती थी। तो ये 2-3 अहम पहलू हैं जो कि अब जिससे नज़र हट जाएगी और ये बहुत एक छोटा सा हिस्सा बन के रह जाएगा जो कि आम बजट के साथ में पेश होगा। दूसरा एक इसका जो इम्पैक्ट कह लें या जो फ़र्क आएगा वो ये है कि डिविडेंड, यानी कि अब तक रेलवे जो भी पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री से उधार लेती थी उसके एवज में एक डिविडेंड पे करना होता था, वो अब उसको रेलवे को नहीं देना होगा और उतनी बचत रेलवे की हो जाएगी। लेकिन बाकी फंक्शनल उसके वैसे ही रहेगा, बाकी ऑपरेशंस वैसे ही होंगे जैसे अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, बेहतर बात है। आप मेरे साथ रहिए। समीर एसके विज साहब, आपके पास आऊंगा। एसके विज साहब, क्योंकि आप रेलवे को बहुत बेहतर समझते हैं सर आपको लगता है कि एक अच्छा कदम है और रेलवे मंत्री के ऊपर, जैसा कि मेरे सहयोगी समीर कह रहे थे कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता था, वो प्रेशर नहीं होगा और रेलवे पर इसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं इसका रेल बजट का आम बजट में विलय होने से? मैं इसको अच्छा या बुरा कदम में तुलना नहीं कर पाऊंगा, बट मैं ये कहूँगा कि रेलवे में इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए। रेलवे को अपनी यूनिट कास्ट जो ट्रांसपोर्टेशन की है उसको कम करना चाहिए। यही देश की अपेक्षा है रेलवे से। रेलवे के बजट मर्ज करने के बाद में भी ये दोनों चीज़ें अगर अचीव होती हैं तो अच्छी बात है। और ये दोनों अचीव होने में जो जैसे रेल मंत्री जी ने बताया कि 10,000 साढ़े 10,000 करोड़ का डिविडेंड नहीं होगा तो चलो उतना रिलीफ हो गया, पर रेलवे के ऊपर जैसे 7th पे कमीशन हुआ तो कोई 22-24 हज़ार करोड़ का और बर्डन बढ़ रहा है, क्योंकि रेलवे अपनी पेंशन जो हैं अपने रिटायर्ड लोगों को खुद अपने बजट में से देती है। तो ये बर्डन रेलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं और रेलवे अपनी कैपेसिटी आर्गूमेंट उतनी नहीं अभी तक कर पाई है। तो रेलवे की जो क्रॉस सब्सिडी है पैसेंजर्स के फेवर में फ्रेट पर, वो फ्रेट से मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बढ़ रही है। ये चीज़ों के नहीं सर, लेकिन फाइनेंस समाधान हो जाना, वो यूनिट कास्ट के हाथ में बजट जाना, क्या रेलवे के लिए जैसा एक 10,000 करोड़ का डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा यही फायदा है, या आपको लगता है इसके और भी कुछ फायदे हो सकते हैं? हालांकि ये एक बड़ा मुद्दा आपने पेंशन का पॉइंट आउट किया, रेलवे के एम्प्लॉय तो काफी दिनों से मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बढ़ेगा नहीं, देखिए रेलवे बजट, रेलवे का टोटल रेवेन्यू, रेलवे का टोटल एक्सपेंडिचर एक देश के टोटल बजट में एक बहुत छोटा हिस्सा रह गया, जबकि 1924 में अलग क्यों किया गया था, क्योंकि 65% हिस्सा था देश की इकोनॉमी के साइज का। तो इस वजह से लोग जरूर बोलते हैं जी क्यों अलग हो, बट देन बात क्या है, बात फाइनली परफॉर्मेंस की है। रेलवे का बजट मर्ज कर दिया और रेलवे के ऊपर प्रेशर कम हो गया परफॉर्मेंस के लिए, वो तो गलत बात हो जाएगी। तो ठीक है, परफॉर्मेंस तो बिल्कुल सुधरनी चाहिए। और कई लोग ये कह रहे हैं जैसे आज एसबीआई काम करता है, बीएचईएल काम करता है, अगर रेलवे उस तरह से काम करेगा, एक कंपनी के तौर पर काम करेगा इस मर्जर के बाद, तो शायद परफॉर्मेंस में बेहतरी देखने को मिल सकती है। सुनील सिन्हा, आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो विज साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अच्छे बुरे से ज्यादा रेलवे की परफॉर्मेंस है और वो परफॉर्मेंस दिखेगी तो पता चलेगा कि ये अच्छा है कि या बुरा? बिल्कुल सही बात है। इस समय सिर्फ इसलिए कि एक सेपरेट रेलवे बजट पेश नहीं होगा, वो जो सामान्य बजट है या जो जनरल बजट है उसका हिस्सा बन जाएगा, तो मेरी समझ से ये जो बहुत सारी बातें हो रही हैं या अटकलबाजियां लग रही हैं, ये मेरी समझ से थोड़ा सा प्री मैच्योर है। सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि जब बजट आएगा उसमें रेलवे के बजट को किस तरीके से मर्ज किया जाता है, ये रेलवे को ट्रीटमेंट जो है वो बजट में किस तरीके का होता है। एक सेपरेट डिपार्टमेंट के तौर पे अभी भी जो है रेलवे जनरल बजट में एग्जिस्ट करता है। जब रेलवे बजट मर्ज हो जाएगा तो नहीं, और एक अच्छी बात ये भी क्या ये भी माने सुन सकता, क्योंकि आप देश की इकोनॉमी के साथ साथ देश की पॉलिटिक्स को भी अच्छे तरीके से समझते हैं। रेलवे जो कि एक पॉलिटिकल टूल माना जाता था, खासकर रेल बजट, और उस पर कुछ राज्यों का तो कुछ ज्यादा ही फोकस होता था कि भाई ये मंत्रालय हमें ही मिलना चाहिए, वो भी अब खत्म होगा।
देखिए, जहाँ तक रेलवे बजट का सवाल है और उसकी जो एक अपनी अहमियत थी, और रेलवे बजट के थ्रू जो कुछ एक पॉलिटिकल गोल्स जो हैं वो अचीव किए जाते थे, ये बात काफ़ी हद तक सही है कि जब वो एक जनरल या सामान्य बजट का हिस्सा बन जाएगा तो वो चीज़ें और वो प्रेशर काफ़ी हद तक डेफिनेटली कम होगा। परंतु आज मेरी समझ से मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा जो पिछले प्रवक्ता भी कह रहे थे, मुद्दा ये है कि जो ओवरऑल रेलवे की फंक्शनिंग है उसमें किस किस्म का सुधार या उसमें किस किस्म की जो है चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जो कि रेलवे को एक बेहतर बनाने में कारगर साबित होंगे। ये जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। ठीक है, मैं निपुण मेहता आपके पास आऊंगा। निपुण, मार्केट इस खबर को कैसे देखता है और कैसे रिएक्ट करता है मार्केट इस खबर पे? वेल, मार्केट इस तरह के मर्ज्ड बजट से कोई ज़्यादा मायना नहीं रखता है, क्योंकि रेलवे बजट टू एन एक्सटेंट एक नॉन इवेंट मार्केट्स के लिए, स्टॉक मार्केट्स के लिए, फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए रहा है। एट द सेम टाइम एक मर्ज्ड बजट होता है, उससे अगर ऑन द वन साइड फंक्शनल ऑटोनॉमी रहती है रेलवेज़ की, ऑन द अदर साइड अगर रेलवेज़ कुछ हद तक ज़्यादा कॉर्पोरेटाइज हो जाता है। हमने सुरेश प्रभु जी को ये भी कहते हुए सुना कि इंक्रीजिंगली जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सिर्फ गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर भी काफ़ी निर्भर कर रहा है। तो वेदर थ्रू मर्जर और नॉट थ्रू मर्जर, अगर इस तरह का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रेलवेज में आ जाता है फंड रेजिंग के लिए, तो एक ओवरऑल बजट पे कम स्ट्रेन पड़ सकता है। आई थिंक अ लॉट ऑफ द इनएफिशिएंट ट्रेन्स जो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कई बार चलती हैं, वो जो उसमें एक कैंसलेशन ऑफ सर्टन ट्रेन्स जो लॉस मेकिंग होती हैं रेलवेज के लिए, लेकिन फॉर पॉलिटिकल रीजंस रखनी पड़ती हैं। अगर इससे कहीं ना कहीं उस तरह में कुछ उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आता है तो क्लियरली रेलवेज को बेनिफिट पड़ सकता है। कह सकते हैं कि एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह अगर रेलवे काम करे और बजट, क्योंकि रेल मंत्री के पास अब फाइनेंस से जुड़ा कोई भार नहीं होगा, तो वो ऑपरेशन पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाए, तो शायद ज़्यादा ये बेटर होगा ये फैसला। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एस नारायणा साहब हैं हमारे साथ, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी। नारायणा साहब, स्वागत है जी बिजनेस पर। सर, रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया है और अब रेल बजट नहीं आएगा। सर, आपको ये खबर कैसी लगती है और आपके हिसाब से क्या वित्त मंत्रालय पर कोई बोझ बढ़ेगा इसका, या नहीं जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा? नहीं, वित्त मंत्रालय तो थोड़ा बोझ तो बढ़ेगा, क्योंकि ये अगर जब बजट बना रहे हैं तो रेलवेज का सारा एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये काम जब रेल मंत्रालय में हो रहा था तो इनको पूरा ये सारे स्टेटमेंट्स इनको शामिल करने पड़ेंगे। बट मैं समझता हूँ जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट का आजकल होता है पोस्ट का, वैसे ये हो जाएगा। बट मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही, आई थिंक इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप, क्योंकि अब काफी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी रेलवे फाइनेंसेस में। क्योंकि रेलवे बजट को हम उतने बारीकी से नहीं देखते थे जितना कि हम जनरल बजट को देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि काफी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और मच मोर इम्पोर्टेंट, रेलवेज को जो कैपिटल सपोर्ट जो है वो थ्रू द बजट डायरेक्टली मिल जाएगा। नहीं तो अभी सब्सिडी के तौर पर उनको जो मिल रहा था वो डायरेक्टली कैपिटल बजट में आ जाएगा, जिसका मतलब है कि रेलवेज के प्रोजेक्ट्स और रेलवेज के परफॉर्मेंस को आप जरा गहराई से आप मॉनिटर कर सकें। बिल्कुल। तो सर, आपके मुताबिक क्या ये ट्रांसमिट होगा रेलवे की परफॉर्मेंस में भी, जिस पर लगातार सवाल उठते रहते हैं? और ये भी कहा जाता है जो उनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो जो बहुत कम है, उनको 100 रुपये पैसे कमाने के लिए अपने 95 से 96 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस पर कोई फर्क पड़ेगा इसका? ये तो बस एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कहाँ तक फर्क पड़ेगा ये तो हम आगे जाके ही देख सकते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि रेलवे को ये महसूस हो कि उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे जो है वो कुछ हद तक कम हो गई है। तो इसका मतलब थोड़ा तो फर्क इस तरह से पड़ सकता है कि क्योंकि सारे एक्सपेंडिचर्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री से सैंक्शन होंगे, न कि रेलवे बोर्ड के, फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ रेलवे से। तो अब आगे जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ तक परफॉर्मेंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस में इसका फर्क पड़ता है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप।